हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। माय डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 12 हिंदी का नए पैटर्न पर आधारित पेपर लेकर आए हैं, जो पूरा पेपर मैं आज के इस वीडियो में सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूं। ये एक वायरल पेपर है जो क्लास 12 हिंदी के स्टूडेंट हैं और इस बार 2025 में पेपर देने वाले हैं। तो एक बार ये वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए स्टूडेंट। इसमें बताए गए जितने भी सभी प्रश्न हैं इस बार आपकी बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी लेता हूं कंफर्म आने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। हिंदी का ये पेपर में पूरा सॉल्व करके बताऊंगा। तो यहाँ पर सारी चीज़ें दिया हुआ स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर देख सकते हैं। ये एक वायरल पेपर है जो नए पैटर्न पर आधारित प्रश्नों को इस पेपर में लेकर आए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पेपर कोड 450 DH, विश्वास नहीं पड़ता पेपर कोड आप देख लीजिए। अनुक्रमांक यहाँ पर आप लोग लिखेंगे, नाम लिखेंगे। मुद्रित पृष्ठ संख्या 10 पेज का ये आपका ये पेपर है। पूर्णांक आप लोगों का 100 नंबर का होता है। जो क्लास 12 हिंदी के स्टूडेंट हैं उनका पूर्णांक 100 नंबर का होता है। टाइमिंग वही होता है सभी सब्जेक्ट में, 3 घंटा 15 मिनट। निर्देश में दिया हुआ है कि इस 15 मिनट पेपर को पूरा पढ़ लेना है, यानी जो 15 मिनट आपको दिया जाएगा एक्स्ट्रा, उसके लिए आपको पेपर को पढ़ लेना है पूरा कंप्लीट। दूसरे पॉइंट में दिया हुआ है कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है, तभी जाकर आप लोगों का 100 नंबर जो पूर्णांक है वो कंप्लीट होगा। तो इस वीडियो को देख लो स्टूडेंट, 100 में को जो आपका 95% का टारगेट है आज के इस वीडियो में कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, ये पेपर आप लोग हमारे साथ में समझ लीजिए कि सॉल्व कर रहे हैं। ये पेपर भी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ और आप लोगों की हिंदी की तैयारी कैसे है इस वीडियो में कंफर्म होने वाला है और पता चल जाएगा हमें कि किस तरह से आप लोग तैयारी अपने कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले हम खंड का से शुरुआत करेंगे जो कि 10 बहुविकल्पीय प्रश्न का रहेगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन का नंबर क्वेश्चन है, यानी प्रश्नोत्तर नंबर पहले का नंबर क्वेश्चन कि शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार कौन हो जाएंगे स्टूडेंट। तो इनमें 4 ऑप्शन दिए हुए यहाँ पर देख सकते हैं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामवृक्ष बेनीपुरी, डॉक्टर संपूर्णानंद या वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इनमें से आपका तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर संपूर्णानंद हो जाएंगे, जो कि शिक्षा के उद्देश्य के निबंधकार हैं। अगला देखिए क्वेश्चन खा नंबर, यहाँ पर छायावाद युग की समय सीमा मानी जाती है कब से लेकर कब तक स्टूडेंट। तो चारों ऑप्शंस में से यदि आप लोग देखिए स्टूडेंट, टाइम कम बचा है, हिंदी की तैयारी आप लोग बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं मुझे पता है। तो सभी क्वेश्चन का आंसर, यानी सबसे पहले 10 जो मैं बहुविकल्पीय प्रश्न बताऊंगा उसका आंसर आप लोग नीचे टाइप कर दीजिए। ईमानदारी से कीजिएगा, बुक में या गूगल पर मत सर्च कीजिएगा। तो खा नंबर क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर आपका दूसरा वाला हो जाएगा। देखिए सन 1918 से 1938 तक छायावाद युग की समय सीमा मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है गा नंबर, यहाँ पर देखिए आंचलिक कहानी लिखने के लिए प्रसिद्ध कौन है स्टूडेंट। तो भैया वो फणीश्वरनाथ रेणु जी हो जाएंगे। फणीश्वरनाथ रेणु की आंचलिक कहानी एक पंचलाइट भी है। ठीक है स्टूडेंट, और भी कहानियां हैं जो कि आंचलिक कहानी है फणीश्वरनाथ रेणु जी की। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर घा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, घा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि वसुधा साहित्यिक पत्रिका के संपादक थे। तो जो वसुधा साहित्यिक पत्रिका के जो संपादक थे वो हरिशंकर परसाई जी हैं। ठीक है स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका आंसर आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए आड़ा नंबर क्वेश्चन करके दिया हुआ है, ये देखिए मेरी जीवन यात्रा की विधा है। तो वो कौन सी है स्टूडेंट। यहाँ पर जो ऑप्शंस दिया हुआ है ये गलत है स्टूडेंट। इनमें से जो सभी ऑप्शंस हैं ये सभी गलत हैं जाएंगे स्टूडेंट। इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शंस में दिया होता क्या, आत्मकथा, संस्मरण, ठीक है स्टूडेंट, निबंध, इस तरह से दिया होता तो ऑप्शन दिखता है। लेकिन मेरी जीवन जो विधा जो आपका है ये आत्मकथा है स्टूडेंट। तो इनमें से आत्मकथा आप लोग याद रख लीजिए, आत्मकथा राइट आंसर हो जाएगा। मेरी जीवन यात्रा की जो विधा है वो आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दूसरे नंबर का नंबर क्वेश्चन आ चुका है। इसमें है रामचरितमानस में कुल कांडों की संख्या कितनी है। तो 7 हो जाएंगे, यानी सेकंड वाला राइट आंसर है। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन खा नंबर क्वेश्चन, देखिए प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई तो कब हुई थी स्टूडेंट। 1936 ईस्वी में हुई थी। खा वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, जी हाँ 1936 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गा नंबर, यहाँ पर छायावाद काल से संबंधित नहीं है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी शायद छायावाद से युग से संबंधित नहीं है। ठीक है, अगला देख लेते हैं घा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है भैया। तो सांध्य गीत हो जाएगी महादेवी वर्मा जी की रचना। पल्लव आपकी हो जाएगी जो कि
पल्लव सुमित्रा नंदन पंत का। चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा किसका है ये आप लोग बताइएगा। और धूप के दान शायद राम वृक्ष बेनीपुरी का हो जाएगा। चांद का मुंह टेढ़ा, देखिए चांद का मुंह टेढ़ा किसका हो जाएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा स्टूडेंट, मुझे याद था लेकिन मैं भूल चुका हूँ अभी। चांद का मुंह टेढ़ा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर अगला नंबर, देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है, केदारनाथ अग्रवाल किस काव्यधारा के कवि हैं स्टूडेंट, तो प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि हैं। तो ये जो 10 बहुविकल्पीय प्रश्न था मैंने आप सभी को बता दिया 10 बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर। स्टूडेंट तीसरा क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है, बोर्ड एग्जाम में 2 गद्यांश आपके दिए होते हैं क्लास 12th में। ठीक है, तो इसमें दोनों गद्यांश को आप लोगों को हल करना है। ठीक है, कैसे हल करना है, ये फ्री का नंबर होता है स्टूडेंट जो आप लोगों को प्राप्त करना है 10 नंबर। देखिए 5 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न जो होता है आपका 2 नंबर का होता है, जिसमें आपको 10 नंबर दिए जाते हैं। 5 दूनी 10, यानी हर एक क्वेश्चन पर 2 नंबर दिए जाएंगे जब आप उसका आंसर देंगे। यहाँ पर देखिए इसी गद्यांश से जुड़े 5 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, संदर्भ लिखना है। अब आप लोगों को सबसे पहले भैया पहचानना है कि किस चैप्टर से लिया गया है और इसके जो लेखक है वो कौन हो जाएंगे। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो फिर कैसे पहचानेंगे, चलिए बात कर लेते हैं। देखिए निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। अब आप लोग देखेंगे यहाँ पर चैप्टर का नाम ही सीधा गद्यांश में दिया हुआ है। अब आप लोग कहेंगे कि सर गद्यांश का चैप्टर से क्या मतलब है, कहाँ पर चैप्टर का नाम दिया है, तो देखिए यहाँ पर ईर्ष्या दिख रहा है, निंदा चैप्टर का नाम है निंदा रस। अब आपको इतना क्लियरिटी हो गया कि निंदा रस से लिया गया है। अब इसके लेखक भी आपको पता होंगे कि भैया हरिशंकर परसाई जी है। ठीक है, तो संदर्भ कैसे लिखना है और इसका संदर्भ कैसे लिखना है और इसका जो एक प्रकार से होता है ना संदर्भ के साथ में रेखांकित अंश की व्याख्या, तो वो भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखा यहाँ पर खींची हुई, यहाँ पर देख सकते हैं ये कि इंद्र बड़ा ईर्षालु माना जाता है क्योंकि वो निठल्ला है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको यानी जो लेखक है हरिशंकर परसाई जी ने, उन्होंने एक कुछ कहा है इनके बारे में। ठीक है, और व्याख्या किया है रेखांकित अंश की, पूरा हिंदी में अर्थ इसका बताया है कि निठल्ला क्यों है। ठीक है, तो इसी का व्याख्या करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, उसके लिए आपको 2 नंबर दिया जाएगा। बाकी का जो 3 क्वेश्चन है इसका आंसर आपको इसी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन जो होता है वो उसी गद्यांश से जुड़े होते हैं। मैं बताना चाहूँगा आपको स्टूडेंट 3 क्वेश्चन तो जुड़े होते हैं लेकिन 2 क्वेश्चन जो होता है वो कंपलसरी होता है। अब वो कौन कौन से 2 क्वेश्चन है जो कंपलसरी होता है, मैं हर एक वीडियोज में यही बताता हूँ। एक आपका तो हो गया चैप्टर का नाम और दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या, चाहे गद्यांश में पूछा जाए या पद्यांश में, दोनों में पूछा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट देखेंगे कि निंदा का उद्गम कहाँ से होता है, तो मैं इसका बताना चाहूँगा। ये देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि निंदा का उद्गम कहाँ पर होता है स्टूडेंट, ये बात हो रही है। तो ये देखिए निंदा का उद्गम हीनता और कमजोरी से होता है। यहाँ तक इसका आंसर क्लियर हो गया, यानी यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिख देना, 2 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर आपको गद्यांश में देखने को मिल जाएगा। चौथा क्वेश्चन है कि निंदक व्यक्ति दूसरों की निंदा कैसे अनुभव करता है। जो निंदक व्यक्ति है भैया दूसरों का अनुभव करके कैसा महसूस करता है, तो वो दूसरों को निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वो निकृष्ट है और वो उनसे अच्छा है। यहाँ से लेकर ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिख देंगे, चौथे नंबर क्वेश्चन का भी राइट आंसर कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन है कि इंद्र को ईर्ष्यालु क्यों माना जाता है, इसके बारे में बताना है स्टूडेंट। ये तो देखिए इंद्र का बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है क्योंकि वो निठल्ला है। तो देख सकते हैं स्टूडेंट जो मैं तीनों क्वेश्चन बताया उसका आंसर आपको इसी गद्यांश में देखने को मिल जाएगा। कोई भी आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, अब देखिए फ्री का नंबर है तो मैं आपको ट्रिक के साथ बता रहा हूँ। अब आपको चैप्टर का नाम संदर्भ कैसे लिखना है ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसके लिए आपको एग्जामिनर 2 नंबर देगा। उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि बोर्ड एग्जाम में संदर्भ कैसे लिखें। ठीक है, संदर्भ लिखने का सही तरीका क्या है, तो वो वीडियो जरूर आप लोग जाकर देख लीजिएगा, चैनल पर मिल जाएगा। लेकिन इस वीडियो के बाद में अब देख लेते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या। तो आप लोगों को मैं बताऊं आपको स्टूडेंट कि किस चैप्टर के गद्यांश बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो निंदा रस आपका हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सेकंड वाला भी दिया हुआ है। मान लीजिए कि आपको चैप्टर का नाम नहीं मालूम पड़ा तो आप ये वाला कर लीजिएगा। ठीक है, जो कि किससे लिया हुआ है, जो है आपका हम और हमारा आदर्श से। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वो ऊर्जा का ही स्वरूप है। ठीक है, जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम भी ऊर्जा का ही अंश हैं। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया। ठीक है, हमने पढ़ा, हमें चैप्टर का नाम पता चल गया कि हम और हमारा आदर्श से लिया गया है, हम और
हमारा आदर्श, जिसके जो लेखक है वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। ठीक है, अब हमें यहाँ पर भी सेम प्रोसेस मिल जाएगा स्टूडेंट। 2 क्वेश्चन जो होता है वो कंपलसरी होता है। हमें उपयुक्त गद्यांश और पाठ का नाम बताना है। पाठ का नाम है आपका हम और हमारा आदर्श। इसके जो लेखक है कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी है। रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पर भी करनी पड़ेगी। कहाँ तक? ये देखिए कि जो कुछ हम इस संसार में देखते हैं वो ऊर्जा का ही स्वरूप है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको हल करना पड़ेगा। समझ में आ गया? अगला जो 3 क्वेश्चन है इसका आंसर आपको इसी गद्यांश में देखने को मिल जाएगा। आराम से वीडियो को रोककर सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग इसमें मिला दीजिए। ठीक है, अब मैंने आपको एक तरीका बता दिया, अब आपको सेकंड वाला हल करना है। ठीक है, जो कि चैप्टर का नाम पहचानना बहुत ज़्यादा जरूरी है स्टूडेंट, तभी आप 2 नंबर प्राप्त कर सकेंगे। तो ये कंप्लीट हो गया, आपको समझ में आ गया इतना। अब चलिए देख लेते हैं हमारा, यहाँ पर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित पदांशों पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। सेम प्रोसेस स्टूडेंट इसमें भी है, सेम प्रोसेस। वही 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होगा, जिसके लिए आपको 10 नंबर दिया जाएगा। तो 5 दूनी 10, और इसमें भी 2 पदांश बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं अथवा करके। ठीक है, दोनों में से 5-5 क्वेश्चन है और उन्हीं का हमें 5 प्रश्न का सिर्फ आंसर देना है, फालतू कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि उपयुक्त पदांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो ये कवि की श्रेणी में आ जाते हैं। सबसे पहले हम पदांश को पढ़ लेते हैं कि मुझे फूल मत मारो मैं अबला बला, वियोगनी कुछ तो दया विचारो, होकर मधु के मीत मदन, पटु तुम कटु गरल न गारो, मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो। ठीक है, नहीं भोगनी ये में कोई, देखिए नहीं भोगनी यह में कोई, जो तुम जाल पसारो, बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति पर वारो, लो ये मेरी चरण धूल उसी रात के सिर पर धारो। ठीक है, तो एक प्रकार से ये लिया गया है गीत से। मैंने पहचान लिया, चैप्टर का नाम मुझे पता है। ठीक है, मान लीजिए कि मुझे चैप्टर का नाम पता है, तो गीत से लिया गया है। अब कौन से गीत का? क्या महादेवी वर्मा जी के गीत का, या जयशंकर प्रसाद के गीत का, या मैथिली शरण गुप्त का? तो भैया मैथिली शरण गुप्त जी जो है हमारे 19वें चैप्टर से लिया गया है, जो कि गीत चैप्टर है उनका। ठीक है, एक उनका है क्या है, केकई का अनुताप, और एक ये है गीत। ठीक है, तो गीत चैप्टर से मैथिली शरण गुप्त से लिया गया है, जो कि हमारा 2 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो चुका है। अब रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, कहाँ से लेकर कहाँ तक? ये देखिए कि मुझे फूल मत मारो में अबला बाला वियोगनी कुछ तो दया विचारो, यहाँ तक आपको करना है इसका अंश। बाकी का जो 3 क्वेश्चन है आपको आंसर देना है इसी पदांश से जुड़े। ठीक है, इन्हीं पदांश से जुड़े जो प्रश्न पूछा गया उसका आंसर दे दीजिए, अपना 10 नंबर कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद में देखिए अथवा करके ये भी दिया हुआ है। ठीक है, सेकंड वाला जो कि क्या लिखा है कि हंसता है नंद खल खल, बहता कहता कुलकुल कलकल कलकल। ठीक है, तो ये एक प्रकार से पदांश दिया हुआ है, जो कि किससे लिया गया है? मैं चैप्टर का नाम बता दूं आपका, बादल राग। अब बादल राग किसका है ये आप लोग बताइए स्टूडेंट। तो बादल राग में बताना चाहूँगा सुमित्रा नंदन, क्या पंत जी की है, या जयशंकर प्रसाद का है, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है? तो बादल राग आप लोगों को पता होगा स्टूडेंट। काफ़ी स्टूडेंट बादल राग जो चैप्टर पदांश है इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन इग्नोर मत कीजिएगा। जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है इसके ये कवि है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में इनके भी पदांश से बोर्ड एग्जाम में पदांश पूछे जाते हैं, जो आपको हल करना होगा। ठीक है, यहाँ पर भी 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए और अपना जो नंबर है कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने तरीका बताया गद्यांश और पदांश कैसे हल करना है। चैप्टर का जो मैं बात करूँ कि किस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है, तो आपका गीत हो गया, केकई का अनुताप तैयार कर लीजिए, श्रद्धा मनु तैयार कर लीजिए, और एक आप और तैयार कर लीजिएगा बादल राग, एक आप तैयार और कर लीजिएगा जो है प्रेम माधुरी। तो ये 4-5 चैप्टर के पदांश तैयार कर लेंगे तो आपका 10 नंबर कोई नहीं काट सकता, ये गारंटी है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 5 नंबर का नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा कितने हैं? 80 शब्दों में आपको इनको लिखना है। 5 नंबर का आपका जीवन परिचय होता है। ठीक है, तो इस बार बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय कौन कौन सा पूछा जाएगा? एक तो पहला हो गया हरिशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, दूसरा है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी, तीसरा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जो कि लेखक के जीवन परिचय में इस बार कन्फर्म है, ये बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। उसके बाद में
देखिए खा नंबर में दिया हुआ कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। शब्द सीमा कितना है, 80 शब्दों में जीवन परिचय को लिखना है, जिसके लिए 3 नंबर जीवन परिचय का और 2 नंबर इनकी कृतियों पर, टोटल 5 नंबर जो है आपका जीवन परिचय में पक्का हो जाएगा। तो कवि के जीवन परिचय में कौन इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले भारतेंदु हरीशचंद्र जी, ठीक है, दूसरे पर है महादेवी वर्मा जी, तीसरे पर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ठीक है। तो ये 3 जीवन परिचय जो कि कवि की श्रेणी में आते हैं, तैयार कर लीजिएगा, कंफर्म है बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। भारतेंदु हरीशचंद्र, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उसके बाद में देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में कहानी कला के आधार पर पंचलाइन कहानी का सारांश लिखिए, सारांश कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्दों में। और ये स्टूडेंट जो कहानी है ये हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में हिंदी में पूछा जाता है, तो 5 नंबर ये कंफर्म है, स्टूडेंट तैयार कर लोगे तो कंफर्म है आएगा ही आएगा, ये 100% गारंटी लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर भी अथवा लगा है। ध्रुव यात्रा कहानी के जो प्रमुख पात्र है इसका चरित्र चित्रण कर दीजिए, 5 नंबर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, और ये समझ लीजिए स्टूडेंट पेपर आप हमारे साथ में हल कर रहे हैं, तो मैं जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ इसको इग्नोर नहीं करना है, सारे क्वेश्चंस को कॉपी में लिख लेना है, पेपर को सॉल्व करना है, टाइम कम बचा है, अच्छे नंबर हिंदी में लेकर आना है, ठीक है। तो आपको हिंदी में अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, और मैं जो वीडियोज लेकर आता हूँ उसको देखिए, उसको फॉलो कीजिए, उसमें बताए गए क्वेश्चंस को तैयार कीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के प्रश्न का उत्तर लिखिए, ठीक है। 5 नंबर आपको दिया जाएगा किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर देने के लिए। शब्द सीमा कितने हैं, 80 शब्दों में आपको लिखना रहेगा, समझ में आ गया। अब देखिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के, जैसे हमारी यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट है, उनके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग खंडकाव्य पूछा जाता है। जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट में बात करूँ तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में स्टूडेंट त्यागपति पूछा जाता है, देखिए त्यागपति खंडकाव्य, ठीक है, त्यागपति खंडकाव्य हमारे पूछा जाता है। लेकिन आपके यहाँ पर कौन सा खंडकाव्य पूछा जाता है अपने विद्या क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं, ठीक है। साहित्यिक हिंदी के जो विद्या क्वेश्चन बैंक होगा उसमें आप लोग देख सकते हैं, चाहे कोई भी क्वेश्चन बैंक हो उसमें भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो अपने डिस्ट्रिक्ट का देखकर खंडकाव्य तैयार कर लीजिए, वीडियो चैनल पर मिल जाएगा। अब हमारा देखिए यहाँ पर अगला सेक्शन स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर, ठीक है, खंड खा वाला। यहाँ पर हमारा 50 नंबर का जो लीड था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है, जो कि खंड का था। अब यहाँ से सारी चीज़ें हिंदी व्याकरण का स्टार्ट होगी, जो कि खंड खा का है। और यहाँ पर दिया हुआ है 8 नंबर क्वेश्चन, ये देख सकते हैं 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का सा संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है। किसी एक का आप लोगों को सा संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है, जिसके लिए 7 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। तो 7 नंबर स्टूडेंट इतना मिलना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है, वहाँ पर देख लीजिए। 2 नंबर तो आपको सबसे पहले संदर्भ के लिखना पड़ेगा कि भैया जो आपका संस्कृत का ये दिया हुआ है ना, संस्कृत का गद्यांश, ये किस चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। फिर आपको अनुवाद करना है, जिसके लिए 5 नंबर दिया जाएगा। तो अनुवाद करना भी इतना आसान नहीं है, आपको हिंदी में पूरा अर्थ बताना होगा। तो जो बच्चा पढ़ा रहेगा उसी को पता होगा, ठीक है। तो गद्यांश और पद्यांश को, जो कि संस्कृत का है श्लोक, गद्यांश को संस्कृत के कैसे सॉल्व करना मेरे वीडियो चैनल पर बनाया हुआ, देख लीजिएगा। फिलहाल मैं बात कर लेता हूँ कि किस चैप्टर के आएंगे बोर्ड एग्जाम में। जैसे कि ये दिया हुआ है ना, तो ये आपका दिया हुआ है महामना मालवीय से। क्या दिया हुआ है, महामना जो मालवीय है, महामना मालवीय चैप्टर है आपका ना, उससे लिया गया ये आपका फर्स्ट वाला गद्यांश है। अब यहाँ पर देखिए अथवा करके 2 गद्यांश जिस तरह से होता है ना, संस्कृत में गद्यांश और श्लोक दोनों में आपका अथवा लगा होता है। जिस तरह से हिंदी गद्य और पद्य में था ना कि पद्यांश और गद्यांश में 2-2 गद्यांश और पद्यांश 2-2 दिए होते थे, सेम उसी प्रकार से इसमें भी है। दोनों में से जो भी आपको आता हो प्रश्न का उत्तर, जिसका आप ज़्यादा से ज़्यादा हल कर सकते हैं टाइम कम बचाकर, वो आप लोग कर लीजिए और अपना नंबर बटोर लीजिए, ठीक है। तो सेम प्रोसेस है, ये वाला आपका लिया गया है स्टूडेंट महर्षि दयानंद से, जैसा कि यहाँ पर चैप्टर का नाम भी इंक्लूड हुआ है, देख सकते हैं। तो संदर्भ लिखना बहुत ही ईजी है, इसका छोटा संदर्भ लिखना होता है संस्कृत के गद्यांश का, तो तैयार कर लीजिएगा। अगला देख लेते हैं खा नंबर में। यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित संस्कृत श्लोक में से किसी एक का सा संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, जिसके लिए आपको कितने नंबर दिए जाएंगे भैया, 7 नंबर दिए जाएंगे। हिंदी में इसका श्लोक दिया हुआ है। श्लोक क्या होता है, बेसिकली ये पद्यांश ही होता है, इसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है। 2 आपका दिया हुआ श्लोक, दोनों में से किसी एक को करना है। जैसे आपका ये वाला फर्स्ट वाला आपका क्या है, सुभाषित रत्नान चैप्टर से लिया गया है। और बोर्ड परीक्षा में जो सुभाषित रत्नान चैप्टर है, इससे
100% कन्फर्म है कि एक ना एक आपका श्लोक तो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो उस चैप्टर के सारे श्लोक को आप लोग पढ़ लेते हैं तो कोई आपका मेहनत बर्बाद नहीं होगा और जो 7 नंबर है वो कन्फर्म है मिलेगा आपको, ठीक है। अथवा करके ये वाला भी दिया हुआ है जो कि निपुत दिलीप आपका हो जाएगा। क्या निपुत दिलीप? बिल्कुल नहीं, ये आपका सुभाषित रत्नानी चैप्टर से, तो दोनों लिया गया है सुभाषित रत्नानी चैप्टर से, तैयार कर लीजिएगा। इसका श्लोक और इसका जो श्लोक का अनुवाद होता है हिंदी में, छोटे में लिखना होगा, जितना ये दिया हो उतना ही वही लिखना होगा, और इसका जो संदर्भ होता है वो भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको श्लोक और संस्कृत का गद्यांश कैसे हल करना है, मैंने वीडियो ऑलरेडी चैनल पर बनाया हुआ है, उसमें मैंने पूरा बाकायदा बताया किस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में हल करना है और अपना 14 नंबर जो है संस्कृत गद्यांश और श्लोक में बटोर लेना है। अगला देखिए यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है, जिसके लिए आपको 4 नंबर दिया जाएगा। एक प्रश्न पर 2 नंबर दिया जाएगा और चैप्टर से वही चैप्टर से लिया गया है सुभाषित रत्नानी, महामना मालवीय, पंचशील सिद्धांता, भोजस्वदार्यम, ठीक है, जातक कथा, इन्हीं चैप्टर से क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे यहाँ पर पूछा हुआ है ना स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि दयानंद विद्यान, यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए विद्यान्ध्य नाथ कुत्र गत, तो यहाँ पर आपको दयानंद, ठीक है, विद्यानाथ विराज, यहाँ पर देखिए विराज ने यहाँ पर इस तरह से लिख देना है, मैं नाम आपको लिख देता हूँ, विराज नंदम, ये देखिए नंदम भगच्छत, ठीक है, फिर कुत्र गत आप इस तरह से लिख दीजिएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा और 2 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, ये देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में है रस छंद अलंकार। देखिए का नंबर में कि हास रस अथवा करुण रस का स्थायी भाव के साथ आपको उसकी परिभाषा उदाहरण दीजिए। 1 नंबर परिभाषा और 1 नंबर उदाहरण के लिए 2 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। खा नंबर है अनुप्रियास अलंकार अथवा उपमा अलंकार का लक्षण सहित उदाहरण, यानी उदाहरण और परिभाषा इसमें रस छंद अलंकार में लिखना होता है, ठीक है। दोहा अथवा चौपाई छंद का लक्षण उदाहरण लिखिए। तो ये जो 6 टॉपिक पर वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, संपूर्ण वीडियो आप जाकर देख सकते हैं चैनल पर। ये 6 टॉपिक का जो 6 नंबर है हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। अथवा करके लगा है, चाहे आप हास रस का कीजिए या करुण या अनुप्रयास या उपमा या दोहा अथवा चौपाई, किसी एक का करना, जिसके लिए 2 नंबर दिया जाएगा स्टूडेंट। और ये भी आपका हर साल आने वाला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो तैयार कर लोगे तो आपका एक भी नंबर वेस्ट नहीं जाएगा, कंफर्म है। उसके बाद में देख लीजिए स्टूडेंट 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, ठीक है। कि एक टॉपिक पर आप लोगों को निबंध लिखना है, जिसके लिए कितने नंबर दिए जाएंगे प्यारे स्टूडेंट, जिसके लिए आपको यहाँ पर देख सकते हैं 9 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। 7 नंबर आपको पूरा टॉपिक लिखने के लिए और 2 नंबर आपको प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन के लिए दिया जाएगा। देखिए सबसे पहला निबंध है भारत में लोकतंत्र की सफलता, दूसरा है राष्ट्रीय एकता आज की अनिवार्य आवश्यकता, तीसरा है भारत में भ्रष्टाचार की समस्या और चौथा है जनसंख्या वृद्धि की समस्या। तो ये 4 टॉपिक पर आप लोगों को अभी से निबंध तैयार कर लेना है। वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, नहीं तो अपने क्वेश्चन बैंक में भी देख सकते हैं, लेकिन उसमें बड़े होता है, ठीक है, उसमें बड़े बड़े निबंध दिए होते हैं, तो उतना हमें हल करना नहीं रहता। 250 शब्दों में लिखेंगे तो हो जाएगा। कैसे लिखना है कॉपी में मैंने बताया हुआ है, तो यूट्यूब पर आप सर्च कर लीजिएगा बाई शिवम स्टडी नॉलेज लगाकर, ठीक है। हम देख लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर देख सकते हैं 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 12 नंबर का नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए 12 नंबर का नंबर का पहला क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही लंबा खींच दिया गया है। देखिए सहायक का संधि विच्छेद क्या होगा स्टूडेंट, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 संधि विच्छेद बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और तीनों में से किसी एक को आप लोगों को क्या है इसमें आंसर बताना है, जो कि सही विकल्प होगा। यानी 3 पूछे जाते हैं, तीनों का 1-1 नंबर का क्वेश्चन होता है और पहले क्वेश्चन का आंसर में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिनमें से 1 करेक्ट आंसर है। तो इनमें से खा वाला राइट आंसर हो जाएगा, से धन अका हो जाएगा सहायक का सही संधि विच्छेद, ठीक है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि तलय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो तलय का संधि विच्छेद खा वाला हो जाएगा, तल धन लय हो जाएगा संधि विच्छेद, ठीक है। तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड एग्जाम में। मैं सॉल्व करके पूरा पेपर संपूर्ण दिखा रहा हूँ आपको, देख सकते हैं। चैनम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो इनमें से गा वाला हो जाएगा, ठीक है। चेधन अनम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर खा लिख गया है तो कंप्यूटर में गड़बड़ी हो गई स्टूडेंट, तो इसमें आप लोग गा समझ लीजिएगा, ठीक है। तो चेधन अनम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए खा नंबर में
ठीक है, देखिए खा नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक पद का विग्रह करके समास का नाम लिखे। ठीक है, तो विग्रह कैसे करना, जैसे यहाँ पर सुदेश लिखा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर समझ लीजिए मैं समास विग्रह कर रहा हूँ। ठीक है, ये समझ लीजिए समास विग्रह। ठीक है, तो समास विग्रह कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, देखिए यहाँ पर लिखा है सुदेश। ठीक है, तो सुंदर, ये देखिए सुंदर देश। ठीक है, ये समास विग्रह हो गया। अब इसका जो हमें समास बताना था वो कर्मधारण हो जाएगा, कर्मधारण। ठीक है, तो 2 नंबर हमें मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में भी आपका समास क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने काफ़ी वीडियोज में बताया भी हो आप लोगों को। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन बता रहे हैं हम आपको कि कोई भी क्वेश्चन आए तो उसमें आप लोग फंसे ना और अपना 2 नंबर अपना निकाल लें। ठीक है, क्योंकि 1-1, 2-2 नंबर से ही काफ़ी नंबर बढ़ते हैं, काफ़ी नंबर घटते हैं। तो 1 नंबर से आप टॉपर बन सकते हैं, 1 नंबर से फर्स्ट डिवीजन से भी रह सकते हैं। तो 1 नंबर की अहमियत आप लोग समझिए, छोड़िएगा मत एक भी क्वेश्चन को, क्योंकि मैं पूरे पेपर का सोल्यूशन करा रहा हूँ। ठीक है, तो जब मैं पेपर का सोल्यूशन करा सकता हूँ तो आप लोग भी पेपर को हल कर सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं, बस मेहनत के ऊपर है, तैयारी के ऊपर है, सही माइंडसेट के ऊपर है, 100% फोकस के ऊपर है, स्टडी पर। ठीक है, 13 नंबर का नंबर क्वेश्चन है और उसमें पहला क्वेश्चन है कि भूत शब्द में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट। तो भूत शब्द में जो प्रत्यय हो जाएगा वो आपका कत हो जाएगा, यानी का वाला राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें प्रेषित में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, प्रेषित, तो इसमें आपका खा वाला हो जाएगा, कत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है खा नंबर में कि रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। 2 नंबर दिया जाएगा। तो ये 3 पद दिए हुए, तीनों में से हमें क्या करना है, इसके सबसे पहले नियम लिखना है। यानी नियम क्या होता है, बेसिकली सूत्र होता है। तो इसका नियम हो जाएगा येना विकारे। ठीक है, इसका जो विभक्ति हो जाएगा वो तृतीय विभक्त हो जाएगा। ठीक है, बस आप इतना समझ लिए। अब इसमें जैसे हिंदी का इसका अर्थ बताना है, तो यहाँ पर लिखा है ना पहला क्वेश्चन कि सुशीला का, यहाँ पर देखिए कर्ण भार्या बधिरा अस्ति, यानी सुशीला कान से बहरी है। तो ये हमारा हो गया तृतीय विभक्ति है, इसका सूत्र है येना विकारे। तीनों में से आपको किसी एक को करना है, जिसके लिए 2 नंबर एग्जामिनर देगा, तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसी एक पत्र का प्रारूप के साथ उदाहरण लिखिए। ठीक है, 8 नंबर का आप लोगों का ये पूछा जाता है पत्र लेखन। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है किस पर आपको लिखना है कि ऋण प्राप्ति हेतु भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए। ठीक है, अथवा करके ये क्वेश्चन और भी दिया हुआ है कि परीक्षा के समय बिजली कटौती ना करने के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखिए। भैया आपका परीक्षा नज़दीक आ रहा है तो इससे रिलेटेड आपका 100% क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा कि परीक्षा के समय बिजली कटौती ना करने के लिए जिलाधिकारी जो है भैया, वहाँ के जो जिलाधिकारी उनको पत्र लिखिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के जिलाधिकारी को। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट, पूरी सारी चीज़ों को मैंने बता दिया है, इंक्लूड करके सारी चीज़ें जो कि क्लास 12 हिंदी का एक मॉडल पेपर में होना चाहिए। सेम पेपर जो आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाएंगे और आप लोगों को पेपर पूरा इसी तरीके से सॉल्व करना है। कॉपी में कैसे लिखना है आपको संपूर्ण जानना है तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, जाकर आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो फिलहाल स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।